हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने गुप्त काल में श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बारे में और समुद्रगुप्त तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी का नाम मिलता है विक्रमादित्य, ठीक। टाइम की बात करें तो 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासन रहा है, ठीक है। उपाधियाँ कौन कौन सी इसने ग्रहण की थी, इसकी उपाधियों की बात कर लें। उपाधि थी विक्रमांक होगा यहाँ पे, पराक्रमांक नहीं। याद करिए कि पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी, समुद्रगुप्त ने, ठीक है ना। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत और एक था महाराजा धीराज। इधर दिखाई दे रहा, महाराजा धीराज। ये इसने उपाधियां ग्रहण की थी। इसके बाद इसके कुछ उपनाम भी मिलते हैं। उपनाम, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, ठीक। ये कुछ उपनाम मिलते हैं। सांची अभिलेख में इसका एक और नाम मिलता है, सांची अभिलेख। सांची अभिलेख में इसका नाम देवराज और प्रवर सेन मिलता है, ठीक है। ये हो गई इसकी उपाधियां और उपनाम के बारे में। परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। परिचय, पिता का नाम, पिता समुद्रगुप्त, माता दत्त देवी, पत्नी कुबेर नागा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और संतानों की बात कर लें, इसके संतानों की बात कर लें तो एक थे आपके कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है ना, और गोविंद गुप्त, और पुत्री थी प्रभावती, ठीक। प्रभावती गुप्त, ये वही प्रभावती गुप्त हैं जिनका अभिलेख पुणे से प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र के, और जिसमें श्रीगुप्त और भी घटोत्कच के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। गोविंद गुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनके बारे में एक अभिलेख मिला है, प्रभाकर अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है, मंदसौर से प्राप्त हुआ है। 467 ईस्वी का है लगभग, ठीक। इसमें क्या जानकारी मिलती है कि गोविंद गुप्त जो थे वो प्रांतीय शासक थे, क्योंकि इनका हमने शासक के रूप में पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो शासक देखिए, आपने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं और उसके बाद जो शासक बनता है वो कुमारगुप्त होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे गोविंद गुप्त जो प्रांतीय शासक होता है, मतलब शासक के अंदर में जो छोटे छोटे प्रांत होते थे वहाँ शासन करते थे, उनको प्रांतीय शासक कहा जाता था। तो गोविंद गुप्त जो है प्रांतीय शासक थे। कहाँ के, तो ये पश्चिमी मालवा के थे, पश्चिमी मालवा क्षेत्र, ठीक है ना। इतनी जानकारी हो गई गोविंद गुप्त के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चंद्रगुप्त का जो काल है, मैं यहाँ पर चंद्र द्वितीय लिख देती हूँ, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रही है। चंद्रगुप्त के जो काल है उसे साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा गया। साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे बहुत से साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई थी, ठीक है ना। इसने राजधानी उज्जैनी को बनाया, दूसरी राजधानी, इसने राजधानी
उज्जैनी को बनाया, ठीक है। सेकेंड वाली, पहली कौन सी थी? तो पहली राजधानी आपकी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक। और उज्जैनी जो है उस टाइम पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था, ठीक है ना। इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है ना, 9 रत्न। जिस तरह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे, ठीक है। जिसमें से प्रमुख नाम कौन कौन से हैं देख लीजिए। कालिदास, कालिदास थे, वराहमिहिर, ठीक, वराहमिहिर, हरिशेन, धन्वंतरी और एक शंकु करके थे, ठीक है। ये प्रमुख जो व्यक्ति थे उनके दरबार में, वो थे 9 रत्नों में से एक। और इनको लीड कौन कर रहा था? तो इन्हें कालिदास लीड करते थे। इस जो संगठन था 9 रत्न का, उसे लीड कर रहे थे कालिदास, ठीक है ना। इतनी जानकारी हो गई। इसके बाद विक्रमादित्य ने यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य का विस्तार किया था 2 रूपों से, एक तो युद्ध के माध्यम से, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने किस तरह से साम्राज्य विस्तार किया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार, ठीक। सबसे पहला इसने नागवंशी कन्या कौन थी? इससे पहले हमने उनकी पत्नी का नाम देखा था, कुबेर नागा, ठीक है। कुबेर नागा से विवाह किया इन्होंने, ठीक है ना, कुबेर नागा से विवाह किया, ठीक। इससे इनकी पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ, प्रभावती का जन्म हुआ, ठीक है ना। चलिए दूसरा वैवाहिक संबंध की बात करें, ये आपका पहला था, ठीक है ना। दूसरा वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, वर्तमान का जो महाराष्ट्र है वहाँ पर इनका शासन था, ठीक है ना, महाराष्ट्र का। वाकाटक वंश से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। क्या किया? वहाँ के जो शासक थे, वाकाटक वंश का शासक यानी महाराष्ट्र का शासक रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक। रुद्रसेन द्वितीय से क्या किया? प्रभावती का विवाह किया। रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती का विवाह, ठीक है ना। कुछ समय बाद क्या होता है कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो इसके 2 पुत्र होते हैं, ठीक है ना, प्रभाकर सेन और दिवाकर सेन, प्रभाकर सेन और दिवाकर सेन। ये क्या है? 2 पुत्र हैं, प्रभावती और रुद्रसेन द्वितीय के, ठीक है ना। उसकी मृत्यु के बाद क्या होते हैं? ये पुत्र जो है अवयस्क होते हैं, मतलब कि छोटे होते हैं। इस वजह से प्रभावती क्या करती है? उनकी संरक्षिका के रूप में शासन करती है वाकाटक में, ठीक है, संरक्षिका के रूप में शासन करती है। इसी टाइम पर आपके वाकाटक वंश के जो सैनिक थे उनकी मदद से चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया था, ठीक है ना। इसी वाकाटक वंश और चंद्रगुप्त द्वितीय की सेना, ठीक है ना, इन्होंने मिलकर क्या किया? शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, ठीक है। इसी के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी की उपाधि मिली थी, शकारी कहा गया था उन्हें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसने एक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तीसरा है ये ना, ठीक, कदम्ब वंश के साथ, ठीक है। कदम्ब वंश कहाँ पर? कुंतल में। अब कुंतल किसे कहते थे? तो जो अभी वर्तमान का कर्नाटक है उसे ही कुंतल देश कहा जाता था, ठीक है ना। तो कदम्ब वंश के शासक थे, क्या नाम था उनका? काकुत्स्वर्मन, काकुत्स्वर्मन। काकुत्स्वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त से कर दिया, ठीक है ना, कुमार गुप्त से, ठीक। इस तरह से कदम्ब वंश भी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है मतलब मगध साम्राज्य का सहपाठी हो जाता है, मित्र हो जाता है, ठीक है।
चलिए, ये हो गए वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार। एक और फैक्ट मिलता है, 399 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। ठीक, कब आया था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला शासक देखते हैं, कुमारगुप्त प्रथम। शासनकाल की बात करें तो 415 से 455 ईस्वी। ठीक है ना। इसकी उपाधियाँ, इसकी एक उपाधि थी, क्या नाम था? महेंद्रादित्य, ठीक, या शक्रादित्य। सिक्कों में इसकी उपाधि क्या मिलती है? सिक्कों में उपाधि श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह और अश्वमेघ महेंद्र। ये उपाधियां उसके सिक्कों से मिलती है। ठीक है ना। सिक्कों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जान लीजिए, इसने सिक्कों में पिछली क्लास में बताया था, इनका जो है राज्य की चिन्ह क्या था? गरुड़ हुआ करता था। तो इसने सिक्कों में गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र अंकित करवाया। ठीक है ना। गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र अंकित करवाया था सिक्कों पे। ठीक है ना। हाँ, ये हो गई इसकी जानकारी। ठीक है। एक चीज और जानकारी मिलती है इसके बारे में, क्या? इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर? बिहार में। ठीक है ना। स्थान का नाम है बिहार। बिहार में ये विश्वविद्यालय बनाया गया। और खोज इसकी किसने की थी बाद में? तो कनिंघम साहब ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक होता है स्कंदगुप्त। शासनकाल 415 से 467 ईस्वी। ठीक है। गुप्त काल के जितने भी प्रतापी शासक होते हैं उनमें से ये अंतिम प्रतापी शासक होता है। अंतिम शासक नहीं है, ठीक है ना, अंतिम प्रतापी शासक होता है। इसकी भी उपाधियां देख लेते हैं। तो उपाधि कहाँ पर? सबसे पहले सिक्कों में इसकी उपाधि जो मिलती है वो है क्रमादित्य। ठीक, उसके बाद एक अभिलेख है, भित्री अभिलेख में इसकी उपाधि मिलती है विक्रमादित्य। ठीक है ना। ये कहाँ है आपका? तो यूपी का है, गाजीपुर जिला। यहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, भित्री अभिलेख। इसमें स्कंदगुप्त का नाम विक्रमादित्य मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद कहोम स्तंभ लेख, यहाँ पर स्कंदगुप्त का नाम शक्रादित्य मिलता है, शक्रादित्य। ठीक, ये कहाँ पर है आपका? तो यह यूपी के देवरिया जिले में प्राप्त हुआ है, देवरिया जिला। ठीक, कहोम जो है एक स्तंभ लेख है। तो इसकी हाइट जो है 27 फीट है, 27 फीट हाइट है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। और जैन धर्म से संबंधित है। इतनी जानकारी कहोम स्तंभ लेख के बारे में, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। अच्छा, स्कंदगुप्त के बाद जो है कई शासक आते हैं, उसमें से एक होता है भानुगुप्त, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भानुगुप्त जिसका अभिलेख मिला है कहाँ से? एरर से। ठीक है ना। इसने क्या किया था? अपने शासनकाल में हूणों को पराजित किया था, हूणों को पराजित किया। ठीक, और इस घटना को स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। ठीक,
इस घटना को, कौन सी घटना को? भानुगुप्त जो कि बाद में शासक बनता है, इसने हूणों को पराजित किया और इसी घटना को स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसने कहा? तो एक इतिहासकार थे रामचंद्र राय चौधरी, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या कहा? ये जो हूणों को पराजित करने की जो घटना हुई थी भानुगुप्त के द्वारा, उसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम किस घटना को कहा गया? तो हूणों की पराजित करने की जो घटना है उसको भी स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। ठीक है ना, चलिए इतनी जानकारी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है ना, कौन कौन सा है आपका? पहला मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की रचना की थी वत्स भट्ट ने। ठीक है ना, इसमें जानकारी मिलती है कुमारगुप्त द्वितीय जो बाद में शासक बनते हैं, कुमारगुप्त द्वितीय का जो राज्यपाल होता है बंधु वर्मा, इसने क्या किया था? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, अगला अभिलेख है सांची अभिलेख। ये रायसेन जिले से प्राप्त हुआ है, गुप्त काल से संबंधित है। इसमें हमने देखा था कि सांची अभिलेख में जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है उसका नाम देवराज प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, उदयगिरी की अभिलेख, उदयगिरी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? विदिशा जिले से, और ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला अभिलेख है तुमैन अभिलेख, अशोकनगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सुपिया अभिलेख, ये सुपिया है, ठीक है ना, सुपिया अभिलेख ये रीवा जिले से प्राप्त हुआ है और इसमें एक तिथि लिखी हुई मिली है 141 से 460 ईस्वी, जो कि गुप्त काल को दर्शाता है। ठीक है ना, एरड़ अभिलेख सागर जिले से प्राप्त हुआ है, और अभी हमने पढ़ा भानुगुप्त के हूणों के मतलब हूणों पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में, और यहाँ से आपका एक जो है भानुगुप्त का अभिलेख मिला है 510 ईस्वी का सती अभिलेख, उसको आप जानते होंगे। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी हो गई हमारे गुप्त काल के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।